नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं। मैं बिहार की राजधानी पटना में हूं। आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह साहब को, बेबाक सवालों के जवाब दे रहे थे वो। लेकिन बिहार में हूं तो शुरुआत आज बिहार की करूंगा। बिहार में लगातार पूरे देश में बिहार सुर्खियों में बना हुआ है। मोकामा के मर्डर के बाद अब रवि किशन को भी धमकी मिल गई है। मोकामा में दो बाहुबलियों की टक्कर में तीसरे बाहुबली की हत्या से बिहार का सियासी पारा हाई है। विपक्ष और सरकार इस पर वार पलटवार कर रहे हैं, एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं कि आखिर किसने बाहुबली दुलार चंद की हत्या करवाई। लेकिन इस दरमियान रवि किशन को भी बिहार से जान से मारने की धमकी मिली। लालू के करीबी रहे दुलार चंद की हत्या से मोकामा में फिर बाहुबलियों की जंग दोबारा शुरू हो सकती है। लेकिन आज रवि किशन थे योगी आदित्यनाथ के साथ। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा कि रवि किशन को कोई धमकी देगा। इस बीच बीजेपी के साथ रवि किशन को भी मारने की धमकी मिली है। उन्हें फोन आया और फोन पर बाकायदा रवि किशन की एक टिप्पणी का मुद्दा बनाया गया और रवि किशन को भी मारने की थ्रेट मिली है। जरा सबसे पहले सुनिए, जब रवि किशन को फोन किया गया तो रवि किशन को फोन करने वाला कैसे उन्हें धमका रहा है। कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप बोल रहा। रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं मर जाऊंगा मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा। मैं मर जाऊंगा मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों गाली दे रहे हैं फोन पे? वो यादव समाज को कह रहा है कि यादव समाज के सब। मेरी बात सुनो शिवम जी, आप उसके कार्यालय से बोल रहे हो, हाँ या ना बोलो? हाँ मैं बोल रहा हूँ, उनका मैं निजी सचिव हूँ, शिवम द्विवेदी मेरा नाम है। बोलिए। हाँ द्विवेदी जी, मैं तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे पास है। अच्छा, सुबह को मुलाकात भी कर लूंगा। कहाँ? गोरखपुर में? समझा दो कि इंसानियत के नाम। आप गोरखपुर में हैं? हाँ जी। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम अजय कुमार यादव है। कहाँ रहते हैं यादव जी? आरा से बोल रहा हूँ, आरा से। सुबह तुम्हारे पास ही आ जाऊँ? आ जाएंगे तो ठीक रहेगा यादव जी। लेकिन रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। जवनिया गांव है मेरा। कौन गांव? यहाँ बाढ़ आई है। जवनिया बिहार। हाँ, आरा में अभी ठहरा हूँ, आरा में हूँ मैं। अच्छा, अभी तो बाहर गए हैं ना, 4 दिन के बाद आने दो, उसके बाद पूछूंगा कि यादव समाज के तूने क्या बोला। तुरंत मुझे, मैं मर जाऊंगा मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा। जाऊंगा मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा। उन्होंने तो यादव समाज को नहीं बोला। खैर, अरे यार बोला है, मेरे पास रिकॉर्ड है, वीडियो है, मैं लेकिन ये दिखाऊंगा नहीं। उनको तुरंत। उन्होंने यादव समाज को नहीं बोला। तो ये फोन कॉल रवि किशन के लिए वाकई डराने वाला है। रवि किशन सोचिए, बिहार आने वाले हैं प्रचार करने के लिए, और बिहार आने से पहले रवि किशन को जान से मारने की धमकी देने का मतलब क्या है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? जरा रिपोर्ट देखिए। बहुत बड़ी कोई बात होगी, बहुत लोग होंगे इसके पीछे। रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। जवनिया गांव है मेरा। कौन गांव? यहाँ बाढ़ आई है। मोकामा में मर्डर के बाद बीजेपी सांसद को जान से मारने की धमकी से हड़कंप मच गया है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन को बिहार के आरा से हत्या की धमकी दी गई। यादव समाज के तूने क्या बोला? तुरंत मुझे, मैं मर जाऊंगा मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा। इस धमकी के बाद से बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में पुलिस एक्शन में आ गई। धमकी देने वाले की तलाश की जा रही है। रवि किशन ने पूरे मामले में साजिश का आरोप लगाया है। अब देखिए जरा, गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन को कौन धमकी दे रहा? दरअसल यादवों पर कमेंट पर गोली मारने की धमकी दी गई है। आरोप लगाया है कि रवि किशन ने यादवों पर कोई कमेंट किया था। रवि किशन के निजी सचिव को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। बिहार के आरा से अजय यादव ने निजी सचिव को फोन किया है, यानी फोन करने वाले का नाम अजय यादव है। फोन करते ही सीधे रवि किशन को जान से मारने की धमकी दी। रवि किशन के निजी सचिव ने आपत्तिजनक बयान से इनकार किया। उन्होंने कहा रवि किशन ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। इस पर आरोपी ने भड़कते हुए 4 दिन बाद हत्या की धमकी दी है। 4 दिन का अल्टीमेटम रवि किशन को मिला। सांसद के सचिव ने पुलिस में शिकायत की है। धमकी देने वाले शख्स की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। धमकी के बाद रवि किशन की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। रवि किशन बिहार में प्रचार के लिए
जाने वाले हैं और धमकीबाज को रवि किशन की लोकेशन की भी जानकारी है कि वो कहां कैंपेन करेंगे। शिकायत के बाद पूरे मामले की जांच तेज हो गई है। रवि किशन ने पूरे मामले को बड़ी साजिश बताया है और धमकी के पीछे किसी बड़े शख्स के होने का दावा भी किया। दरअसल खेसारी और रवि किशन में लगातार बयानबाजी हो रही है। खेसारी लाल यादव ने कहा था कि भूखे पेट भजन होता है क्या, इस पर रवि किशन ने इशारों में जवाब दिया था। उन्होंने कहा जहां सनातन विरोध की बात आएगी, प्रभु श्री राम का मंदिर क्यों बना यह सवाल उठेगा तो मेरा सगा भाई भी क्यों ना हो, मेरे शब्दबाण से बच नहीं पाएगा। इसमें यादवों को लेकर कोई बयान नहीं दिया था। रवि किशन ने सुनिए जरा धमकी पर क्या कुछ कहा है। ये जो धमकी है उससे साफ पता चलता है कि सनातन विरोधी ताकतें कितने स्ट्रांगली एक्टिव हो चुकी हैं, कितनी एक्टिव हैं। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ होगा। कोई ऐसे व्यक्ति सांसद को या पूरे भारत में विश्व में एक नोन कलाकार को, एक सुपरस्टार को ऐसे धमकाएगा नहीं, जान की बहुत बड़ी कोई बात होगी, बहुत लोग होंगे इसके पीछे। तो आपने सुना रवि किशन को। सोचिए जरा, पूरे देश की नजर बिहार में है एक बाहुबली की हत्या के बाद, लेकिन जिस बाहुबली पर इस हत्या का आरोप लगा है, मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह प्रचार में जुट गए। आज वो नजर आए इन आरोपों के दरमियान। 20 साल बाद यहां छोटे सरकार की बड़ी परीक्षा होने जा रही है मोकामा में। और बड़ी बात यह है कि दुलारचंद की हत्या का आरोप अनंत सिंह पर लगा और दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। आपको बताता हूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा कर दिया है। दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई थी। बहुत बड़ी बात है, दुलारचंद को गोली जरूर लगी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है गोली से मौत नहीं हुई। 3 डॉक्टरों की टीम ने यह पोस्टमार्टम किया। पैर में लगी गोली आर पार निकल गई थी। इस गोली की वजह से दुलारचंद की हत्या नहीं हुई, यह भी कहा गया। हत्या की असली वजह है फेफड़े का फट जाना, यानी दुलारचंद के लंग्स फट गए थे। कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर की वजह से उनकी मौत हुई। पीठ पर किसी भारी वस्तु से जोरदार धक्का लगा जिससे दुलारचंद जमीन पर गिर पड़े। इससे सीने की उनकी कई पसलियां टूट गईं, फेफड़ा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, सांस रुकने से उनकी हृदय गति थम गई, यानी दिल भी काम करना बंद कर चुका था। दुलारचंद की मौत हृदय गति रुकने से हुई है। एड़ी में गोली, पसलियां टूटी मिली। यह रिपोर्ट जांच अधिकारी को सौंप दी गई है। पुलिस ने फोरेंसिक जांच के भी आदेश दे दिए और इस मामले में लापरवाही बरतने पर पुलिस पर गाज गिरी है। आपको बताऊं, बिहार में 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है और इसकी जांच जारी है। आइए अब आपको सुनवाता हूं मेडिकल बोर्ड के सदस्य डॉक्टर अजय कुमार क्या कह रहे हैं। पैर में लगी हुई है, लेकिन वो गोली जानलेवा नहीं है। ठीक है, पैर में लगी है, गोली आर पार है घुटना पर। ये क्या उसको बोलते हैं, एंकल ज्वाइंट। लैसिरेटेड वुंड मतलब कि छिलाया हुआ जख्म है शरीर में कई जगह। अब जो बिहार में धाएं गोलियां चल रही हैं, इसके बाद चुनाव आयोग भी एक्शन में आ गया है। चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। ईसी ने कानून व्यवस्था को लेकर यह सख्त निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को सख्ती से लॉ एंड ऑर्डर लागू करने को कहा है। साथ ही जिनके पास हथियार हैं, इनसे कहा है अपने हथियार जमा करो। सभी लाइसेंसी हथियार को जमा करने को कहा गया है। साथ ही अवैध हथियारों की बरामदगी करने के निर्देश हैं। चुनाव आयोग को मानना है कि बिहार में अवैध हथियार भी हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज्य के लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा भी की गई है। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए गाइडलाइन पालन करने का ऑर्डर दिया गया है। राज्य की सीमाओं पर कड़ी निगरानी करने को कहा है और कहा गया है जो अराजक तत्व हैं, अफवाह फैलाने पर नजर रखी जाए। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा और कड़ी करने को कहा गया है। आचार संहिता लागू होने के बाद ईसी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लेते हुए अधिकारियों को ट्रांसफर किया है। आयोग ने 3 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। एसडीओ, एसडीपीओ, एसपी ग्रामीण के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। 2 नवंबर दोपहर 12 बजे तक पूरे मामले पर रिपोर्ट भी मांग ली गई है, लेकिन इस पर सियासत भी खूब हो रही है। सुनिए जरा प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं और तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, नामदर्ज एफआईआर होता है, नामदर्ज एफआईआर होता है, फिर भी जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या?
क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? वहां पर जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं पीयूष, हम उनके लिए जिम्मेवार हैं। अब उनके समर्थक कौन खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं ये तो आपके हाथ में है नहीं। मान लीजिए मैं जा रहा हूं अभी नवादा, वहां पर कोई समर्थक खड़ा होकर प्रचार करेगा तो उसका सारा दोष आप मेरे पे नहीं दे सकते। दुलाल चंद यादव जी का जनसुराज से सीधा कोई सरोकार किसी भी फॉर्म में नहीं रहा। अब सवाल यह है कि दुलार चंद जो थे, जिनकी हत्या हुई बाहुबली नेता की, वो यादव समाज से आते थे। जिन पर आरोप लगा है अनंत सिंह, वो भूमिहार समाज से आते हैं। तो क्या मोकामा में जातीय समीकरण बदलने वाला है इस हत्या के बाद? देखिए जरा, भूमिहार, यादव, दलित, 3 जातियां हैं। भूमिहार यहां लगभग 30% है, यादव मोकामा में 20% है और 17% दलित है। दुलार चंद यादव की हत्या के बाद मोकामा में आखिर क्या होगा? सवाल ये, जिस वोट बैंक के सहारे अनंत सिंह जीतते रहे, क्या इस बार वोट बैंक पर असर पड़ेगा हत्या के बाद? दुलार चंद यादव की जाति के यहां 20% वोट हैं, जबकि जन स्वराज के उम्मीदवार धानुक समुदाय से आते हैं। और ये जो धानुक समुदाय है, ये नीतीश कुमार का परंपरागत वोट है, यानी नीतीश कुमार को वोट देता रहा है जन स्वराज ने। जो कैंडिडेट प्रशांत कुमार ने उतारा है, प्रशांत किशोर ने, जन स्वराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी की नजर यादव वोट बैंक पर, और इस वजह से उन्होंने दुलार चंद को साथ लिया। अब उनकी हत्या के बाद यादव वोटर क्या करेंगे? धानुक समुदाय के वोटर बंटने से अनंत सिंह को नुकसान हो सकता है। यादव वोटर बटेंगे तो सूरजभान की पत्नी को नुकसान होगा, जो आरजेडी के कैंडिडेट। भूमिहार जाति से 2 उम्मीदवार होने से वोट उधर भी बट सकते हैं। हत्याकांड ने इस बार यहां से 2 समीकरण को और उलझा दिया है। 1952 में इस सीट पर आपको बताऊं, भूमिहार समाज के लोग ही चुनाव जीतते रहे 52 से। अनंत सिंह को 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी से भी नुकसान हो सकता है। 2 बाहुबलियों की जंग को जन स्वराज उम्मीदवार ने और दिलचस्प बना दिया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं दुलार चंद के पोते क्या कुछ कह रहे हैं, वो बाहुबली जिनकी हत्या की गई। तो गाड़ी से उतारा, गोली लगा, दादाजी गिर गए। दादाजी बोले भाग पोता, हम भाग गए। दादाजी को गोली लगा, ड्राइवर पहले ही भागी से निकले, गाड़ी से भागे, चप्पल छोड़ के गाड़ी में ही गाड़ी से भाग गए। नहीं मरे उतना पे भी, तो रड से ये भूषण सिंह और छोटन सिंह और एक नहीं नाम जानते हैं, वो 3-4 लोग आए, रड से मारने लगे दादाजी को। उसके बाद 3-4 लोग मार रहे थे। अनंत सिंह गाड़ी में बैठ गया, जाके गोली मारा, उसके बाद गाड़ी में जाके बैठ गया। वो कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर मारना स्टार्ट किए, करमवीर राजवीर सब मिल के मार रहा था। उसके बाद मारने के क्रम में जब लगता है फिर भी नहीं मरे होंगे, तो गाड़ी चला रहा था फिर आगे पीछे। नहीं, हम भागे जा रहे थे, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे। दादाजी थे, छोड़ कैसे सकते थे, लेकिन फिर भी जब गाड़ी पीछे से चढ़ा रही थी तो देख रहे थे कि दादाजी की गाड़ी चढ़ा रही है। अब देखिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। मोकामा में मारे गए दुलार चंद दुर्दांत अपराधी थे, गिरिराज सिंह कह रहे हैं। दुलार चंद वीडियो में खुद पत्थर चलाते दिख रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पूरा सच सामने आएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एनडीटीवी पावर प्ले कॉन्क्लेव में डिप्टी सीएम ने दावा किया कि मोकामा मर्डर के बाद प्रशासन एक्शन में है। 48 घंटे में सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। पप्पू यादव ने कहा, एनडीए सरकार में मोकामा में कितने यादवों की बलि चढ़ेगी? अगर पहले जंगल राज था तो 20 साल से बिहार में आखिर क्या हो रहा है? इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है सियासतदानों ने, सुनिए। आएगा रिपोर्ट तब पता चलेगा। और दुलार चंद भी एक जाने माने दुर्दांत अपराधी थे। तो ये पूरी घटना पर मेरे जैसे लोगों को बिना कोई रिपोर्ट आए हुए इस जो बोलना है, इससे ज्यादा तो बोला नहीं जा सकता। स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्रशासन अपना कार्रवाई करे। लगातार एफआईआर हुए, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आगे भी पोस्टमार्टम कल हुए हैं। जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको 48 घंटे में लोग पुलिस गिरफ्तार करेगी, इसमें कहां तो कल एक घटना घटी, परसों एक घटना घटी, परसों एक मर्डर हुआ, गोली चली। मुख्यमंत्री के घर में जा करके आप सरकार में कोई आदमी जो मुख्यमंत्री बनेगा, पप्पू यादव, उसके घर में पूरा का पूरा अपराधी, माफिया और धन पशु को बैठा दीजिए और उसके बाद परोसिएगा, रोपिएगा, बबूल खाइएगा क्या खजूर। अपराध इतना हो रहा है महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ी जातियों के खिलाफ इतना अपराध हो रहा है बेलगाम। तो ये तो एक उसका एक आप तो एक
सिम्टम देख रहे हैं उसका, एक लक्षण देख रहे हैं कि 2 दिन पहले किसी नेता की भी हत्या हो गई, उससे पहले कुछ व्यापारियों की भी हत्या हुई थी। तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। प्रियंका गांधी ने आज बिहार में अपनी रैली की है। बेगूसराय के बछवाड़ा सीट पर प्रियंका ने प्रचार किया, जहां सीपीआई से कांग्रेस फ्रेंडली फाइट में है। कई सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट हो रही है, उसी में से ये एक सीट है जहां प्रियंका गांधी प्रचार करने पहुंची थी। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी बिहार पहुंचे थे। अखिलेश ने भी आज महागठबंधन के समर्थन में प्रचार किया। अखिलेश ने दरभंगा में आरजेडी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। और बीजेपी के सहयोगी समझ लें इस बार कि बिहार के लोगों और यहाँ के तमाम हमारे बुजुर्ग नौजवानों, इस चुनाव में पूरा देश देख रहा है कि बिहार की जनता क्या फैसला लेने जा रही है। लेकिन जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये जन समर्थन, ये उत्साह, ये जोश बता रहा है कि अब की बार बिहार से बीजेपी बाहर। अब देखिए, इस दरमियान नीतीश कुमार पर बहुत सवाल उठ रहे थे कि नीतीश जी स्वस्थ हैं या नहीं, नीतीश जी की तबीयत कैसी है, उनका स्वास्थ्य कैसा है। लेकिन नीतीश कुमार ने आज पारू से लेकर खड़गपुर में चुनावी जनसभा की और एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे और ये मैसेज भी दिया कि वो पूरी तरह से फिट हैं। नीतीश और रोहिणी यादव क्या कुछ कह रही हैं? 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। 2005 में नीतीश जी को लोग पहचानने लगा, वो पहचान लालू यादव जी ने दिया था। जितने भी यहाँ पे बिहार बीजेपी में है, सब लालू जी के प्रोडक्ट हैं। उनसे 2005 से पहले उनको कोई पहचानता नहीं था, है ना। लालू जी का नाम लेकर के, हाँ, और अभी भी लालू जी के परिवार को गाली दे करके ये लोग नाम अपना चमका रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं। आपने क्या कभी पप्पू यादव को गाना गाते सुना है? पप्पू यादव एनडीटीवी पावर प्ले कॉन्क्लेव में आए थे। सुनिए जरा, सबने फरमाइश की, जो दर्शक थे उन्होंने फरमाइश की, तो पप्पू यादव भी गाना गाने लगे। हट जाता हूँ पाछे में, मिस कॉल मारा ना तो किस देव का, सजन माँ बैरी हो गए हमार। आपको कोई भोजपुरी करमवा बैरी हो गए हमार। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भागे न बांटे कोई, करमवा बैरी। और वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने गोरखपुर में शनिवार को बुक फेयर का शुभारंभ किया और इस दौरान योगी ने रवि किशन की चुटकी ली। जिस तरह से अमूमन योगी आदित्यनाथ करते हैं, रवि किशन उनके इर्द गिर्द होते हैं तो कोई मौका चूकते नहीं है रवि किशन की खिंचाई करने का। सुनिए जरा। रवि किशन की तरह गाना गाते हुए जा रहे हैं, गाना बजते हुए चल रहे हैं। समस्या क्या होती है कि पीछे वाला हॉर्न बजाए जा रहा है और आप एक जगह खड़े हैं, आपको पता ही नहीं कि आप चल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, गाना सुनने में मस्त है।
और जाम पीछे लगा हुआ है, लोग परेशान हैं। यानी ये मैं उस सच्चाई को बोल रहा हूं, और जब भी आप उसकी चपेट में आते हैं तो आप भी व्यवस्था को कोसते हुए दिखाई देते हैं, सब जाम हो गया। और हम तो इस बात को देखते हैं, जब चालान भी होता है वो सबसे पहले लड़ने के लिए आते हैं, कहते हैं साहब ये मेरा क्यों हो गया। और आइए सियासत की खबरों से आगे बढ़ते हैं। आज पाकिस्तान में बहुत दहशत है, डर है, खौफ है। कई वजह है। पहली वजह यह है, भारतीय सेना की एविएशन विंग आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। ऐसे में आर्मी ने यह वीडियो जारी किया है जिसमें हेलीकॉप्टर का जखीरा जो हमारे सैनिकों को मैदान जंग तक ले जा रहा है, तो कई बार रेस्क्यू भी करता है। ये तस्वीरें देखकर पाकिस्तान घबराया हुआ है। आपको आगे बताऊंगा, पाकिस्तान में एक आतंकी को कोई ठोक गया है। अब देखिए जरा हाफिज सईद के करीबी को कैसे ठोका गया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जब रात का वक्त था, उस वक्त हाफिज सईद का करीबी आतंकी अपने घर पर था। कसूर शहर में शेख मोइज रात में घर के बाहर खड़ा हुआ था, तभी बाइक से अचानक दो अज्ञात बंदूकधारी पहुंचते। दोनों हमलावर पहचान छिपाने के लिए नकाब पहनकर आए थे। मोइज के घर के बाहर आते ही दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी। अंधेरे में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। मास्क पहने हमलावरों ने काफी देर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। गोलियों की बौछार से आतंकी शेख मोइज छलनी हो गया। अज्ञात बंदूकधारियों की गोलियां आतंकी को लगी और जिसके तुरंत बाद उसके साथी उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। गंभीर हालत में मोइज का इलाज किया, लेकिन उसकी मौत हो गई। दावा यह है कि पाक में ऐसे 97 हमलों में 107 मारे जा चुके हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसे 6 से ज्यादा मोस्ट वांटेड आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। कराची में मसूद अजहर का करीबी रहीमुल्लाह मारा गया था। लश्कर का टॉप कमांडर शाहिद लतीफ ढेर किया गया और आतंकी शाहिद लतीफ 2016 के पठानकोट हमले का हैंडलर था। कौन था आतंक का शेख मोइज? मोइज की हत्या लश्कर तैयबा के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि मोइज लश्कर का टॉप कमांडर बताया जाता है। 28 साल का शेख मोइज हाफिज का बेहद करीबी सहयोगी था। उसे हाफिज सईद के भरोसेमंद साथियों में गिना जाता था और मारे गए आतंकी का पूरा नाम शेख मोइज मुजाहिद है। हाफिज के इशारे पर उसने कई आतंकी वारदात को अंजाम दिया। दावा है शेख मोइज भारत में 2 बड़े आतंकी हमलों में शामिल था। मोइज 2015 में गुरदासपुर अटैक में शामिल होने का आरोपी है और इस हमले में एसपी समेत 4 पुलिस वाले और 3 नागरिक मारे गए थे। इसके अलावा 2018 में सुंजवान आर्मी कैंप पर भी हमला हुआ था। जम्मू कश्मीर में तब 6 सैनिक और 1 नागरिक की जान गई थी। इसमें भी आतंकी शेख मोइज मुजाहिद के शामिल होने का शक है, लेकिन अब मोइज को उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी है। हालांकि आतंकी के मारे जाने पर आईएसआई पाक फौज ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन मोइज की हत्या पर पंजाब पुलिस का कहना है कि मोइज हत्याकांड में 20 लोगों पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है। वो दुकान चलाता था, लश्कर से उसका लेना देना नहीं है, लेकिन हत्या के बाद लश्कर की रैली रद्द होना एक बड़ा कबूलनामा भी है। शरीफ को आपने सुना, तो पाकिस्तानी पीएम ने भीख मांगने की नई तरकीब निकाली। शहबाज शरीफ ने भीख की नई परिभाषा बना दी है, क्योंकि कंगाल पाक के मुखिया फिर कटोरा लेकर खड़े हैं। पाकिस्तानी पीएम शहबाज का वीडियो वायरल है, जिसमें शहबाज शरीफ पाक की कमर टूटने की बात कर रहे हैं। शहबाज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील कर रहे हैं। कह रहे हैं बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है। कह रहे हैं पाक को सिर्फ कर्ज नहीं, वैश्विक सहयोग भी चाहिए, क्योंकि कर्ज लेकर किसी भी देश की कमर टूट जाती है। पाकिस्तान जैसे देश कमर टूटने पर फिर खड़े नहीं हो सकते। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज को जमकर लताड़ भी लग रही है। राजा मुनीब ने लिखा है, मानवता के नाम पर यह आदमी भीख मांग रहा है। दूसरे यूजर ने लिखा, ये लंबे समय से बेशर्मी से भीख मांग रहा है, अब तो शहबाज शरीफ का भाई भी इससे शर्मिंदा हो गया। तीसरे ने लिखा, भीख मांगने का नया स्तर, कर्ज के साथ दान भी चाहिए। कई लोगों ने शहबाज को आतंकवाद में निवेश न करने की हिदायत दी है। कंगाल पाक बढ़ते कर्ज, महंगाई और घटती मुद्रा भंडार से परेशान है। पाक सरकार के मुताबिक उस पर करीब 36,000 अरब रुपए का कर्ज है। देखिए जरा, स्थिति यह है कि पाकिस्तानी पीएम कर्ज मांग रहे हैं
अब देखिए जरा, पाकिस्तान के सांसद को आपने सुन लिया, टमाटर लेकर पहुंचे। पाकिस्तान में भयंकर महंगाई से हाहाकार मचा हुआ। पाकिस्तान में एक टमाटर 75 रुपए का मिल रहा है, 75 रुपीज का एक टमाटर है। यह दावा कोई और नहीं, खुद पाकिस्तानी सांसद कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी सांसद ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में पाक सांसद ने कहा 75 रुपए का एक टमाटर लाया हूं, क्योंकि पाक में टमाटर 600 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। एक महीने में टमाटर की कीमतें 400% तक बढ़ गई। आवाम के गुस्से के बाद शाहबाज सरकार ने ईरान से टमाटर मंगा लिए। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान में प्याज का दाम भी आसमान छू रहा है। कराची में लोगों को 220 रुपए प्रति किलो प्याज खरीदना पड़ रहा है। लाहौर और इस्लामाबाद में प्याज 200 रुपए किलो बिक रहा है। पाक में सब्जियों के दाम बढ़ने की वजह मुनीर की फौज है, क्योंकि अफगान और पर हमलों के बाद दोनों देशों में टक्कर हो रही है। बॉर्डर पर लड़ाई के चलते अफगान से सब्जियां नहीं आ रही, जिससे पाकिस्तानी टमाटर और सब्जियां महंगे हो गए, प्याज के आंसू रो रहे हैं। अब पाकिस्तानियों को सुनिए जो एक एक टमाटर 75 रुपए का खरीद रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अब देखिए श्रीकाकुलम के वेंकटेश्वर मंदिर में हुआ क्या। आज दरअसल देव उठनी एकादशी का त्योहार मनाया जा रहा था और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कहा यह जाता है कि भगवान विष्णु को पूजने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान वेंकटेश्वर को भी विष्णु का रूप माना जाता है। इसी वजह से एकादशी के मौके पर श्रीकाकुलम में भीड़ उमड़ी थी। लोग सुबह से ही भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए उमड़े थे, लेकिन मंदिर में आने और जाने का रास्ता एक ही है दरअसल। और उसकी वजह से हुआ क्या, भगदड़ मच गई। आने वाले लोग भी उसी रास्ते से आ रहे थे और जाने वाले लोग भी उसी रास्ते से जा रहे थे, जिसके बाद 10 लोगों की मौत हो गई इस भगदड़ में। सुनिए जरा टीडीपी के नेता क्या कह रहे हैं। मंदिर की तरफ से कोई भी सरकार को सूचना नहीं दी गई थी और न किसी प्रकार की पुलिस को सूचना दी गई थी कि यहाँ अत्यधिक भीड़ इकट्ठी होगी। मंदिर की तरफ से जहां भी ये अत्यधिक भीड़ इकट्ठी हुई है वो एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो आप सुन रहे थे नेताओं को। तस्वीरें आपको दिखाता हूं। बहुत से लोग भर्ती हैं अभी अस्पतालों में, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब इस पर सियासत भी खूब हो रही है, सियासतदान सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें और जिन 10 बेगुनाह लोगों की मौत हुई है वो एक सवाल, एक प्रश्न चिन्ह जरूर छोड़ जा रही है कि हमारे देश में इस तरह के धार्मिक स्थल जो हैं, उन धार्मिक स्थलों पर इस हद तक भीड़ होती है और आखिर उस भीड़ को मैनेज क्यों नहीं किया जाता। प्रबंधन क्या करता है, प्रबंधक मंडल वहां का क्या करता है, और इस तरह के हादसे एक के बाद एक आते हैं, उससे सबक नहीं लिया जाता। सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है। हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली हम मौके पर पहुंचे। यहाँ कई लोग बुरी तरह घायल थे। जल्दी दर्शन करने की वजह से भगदड़ जैसे हालात बने। इसकी और कोई वजह नहीं है। घायल 8 मेंबर्स घायल है। तो आप सुन रहे थे पुलिस क्या कह रही है, लेकिन इस तरह की घटनाएं हमें हर बार एक सीख और एक सबक दे जाती हैं कि इस तरह के धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं तो अपना और अपनों का ख्याल रखें और एहतियात और सावधानी के साथ ही जाएं। फिलहाल पटना से भारत की बात बताता हूं मैं आज इतना ही। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।